नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अशोक कुमार बेनीवाल से। अशोक कुमार बेनीवाल का जन्म जयपुर में हुआ। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को परवान चढ़ाने के लिए रंगमंच करना शुरू किया। फिर मुंबई का रुख किया और 2002 में प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म दिल है तुम्हारा से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, अपहरण, शापित, जिला गाजियाबाद, हेट स्टोरी 2, दृश्यम जैसी कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। अशोक कुमार बेनीवाल ने हिंदी के साथ साउथ की फिल्मों में भी दमदार अदाकारी की है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी और साउथ फिल्मों के साथ अशोक कुमार बेनीवाल ने कई गुजराती फिल्म में भी अभिनय किया है। तो वहीं वेब सीरीज मिर्जापुर में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए हैं। अशोक ने क्राइम सीरियल सीआईडी में भी कई एपिसोड में अभिनय किया। अशोक कुमार बेनीवाल एक्टिंग करने के साथ एक्टिंग सिखाते भी हैं। इनका एक एक्टिंग स्कूल भी है जहां पर ये लोगों को एक्टिंग के गुर सिखाते हैं। तो आज हम बातें सितारों की में इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अशोक कुमार बेनीवाल जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार सबको मेरा। जी, अशोक जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत कैसे हुई आपकी एक्टिंग की। तमाम फिल्में की आपने, 100 से ज्यादा फिल्में की आपने, कई वेब सीरीज की है, साउथ फिल्म की है, गुजराती फिल्म की है, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई ये जानना चाहेंगे। शुरुआत तो एक सोच के और ड्रीम के साथ होती है। पहले एक विजन बनाना पड़ता है कि ये काम करना है और उसके बाद में फिर मुंबई तक का सफर काफी उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बाद हर व्यक्ति जो बाहर से आता है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मुंबई आने के बाद, मुंबई आने से पहले ही जो, क्योंकि देखिए अभिनय करना है तो आपको जिस काम में आपको आना है उसमें पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अगर आपका अभिनय में स्किल में अगर आप कहीं भी कमी छोड़ते हैं तो फिर आगे रुकावटें आने वाली। हो सकता है शुरू में कुछ काम मिल जाए। तो मैंने वहाँ थिएटर किया और यहाँ आने के बाद में कावे खान, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होता था उस वक्त एक्टिंग का। और उसके बाद कावे खान साहब के साथ थिएटर शुरू किया और वहीं से फिर मुझे मेरी पहली फिल्म एक गुजराती फिल्म थी एक्चुअली, नर्मदा तारा वही जता पानी। उन्होंने मेरा सोलो परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिला बातों बातों में ही कि भाई कावे खान साहब के डायलॉग तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने शुरू किया और वो पूरा प्ले कॉमेडी, हिलेरियस कॉमेडी प्ले है लोकल ट्रेन कावे खान साहब का। तो उसमें 15-16 कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे करते चला गया मैं। अच्छा। और लास्ट में मतलब स्थिति ये हुई कि ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड, उनकी वाइफ को हंसते हंसते उल्टियां हो गई कि मेरी फिल्म आप कर रहे हैं, जो आप किरदार बोलेंगे वो आपको दूंगा हीरो के अलावा, क्योंकि मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं, हीरो मुझे जो एस्टेब्लिश्ड है वो लेना होगा। इस तरह से फिर शुरुआत हुई। उसके बाद में कुंदन शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और उसमें रेखा जी के साथ जो आपने बताया, प्रीति जिंटा और अर्जुन रामपाल दिल है तुम्हारा, तो उसमें रेखा जी के साथ में मेरा किरदार आया। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर कदम आगे बढ़ते चले। बिल्कुल। अच्छा, आपने कई हिंदी फिल्में की हैं, इसमें अभिनय भी किया, तो वहीं साउथ की फिल्म भी किया आपने। साउथ की फिल्म जो दरबार है और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ आपने इसमें काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था इनका आपके साथ और कैसे गुजराती के साथ, हिंदी के साथ साउथ की फिल्म मिली आपको? देखिए, रजनीकांत साहब के साथ में बहुत कुछ सुना था। रजनीकांत जी हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि साउथ के लिए कहा जाता रहा है कि 1 से 10 नंबर तक, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सारे 10 नंबर जो है रजनीकांत साहब के हैं। उसके बाद किसी और का नंबर शुरू होता है, ऐसा ही कहा जाता रहा जी। तो उनके साथ में मौका लेने के लिए जो भी जद्दोजहद की वो की और मौका मिला। और उनके जैसा हम्बल व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इतने बड़े एक्टर, अच्छा बहुत था, लेकिन देखने का मौका सामने पहली बार मिला। वैनिटी वैन खड़ी होगी, वो अपना एक प्लास्टिक की कुर्सी पर जब तक देखिए, एक बार एक्टर को जब एक सीन हो रहा होता है तो उसका किरदार होने के बाद जो को एक्टर्स हैं, जो दूसरे साथी कलाकार हैं, उनका भी पार्ट शूट करना पड़ता है। तो उस वक्त मेन एक्टर है वो आराम कर सकता है वैनिटी वैन में जाकर। लेकिन रजनीकांत साहब को जब तक डायरेक्टर साहब ये नहीं बोलेंगे सर अब हो गया है ये सीन पूरा, तब तक वो वहीं पे चेयर डाल करके 2 घंटे भी बैठे हैं तो आराम से बैठे हैं, कोई असिस्टेंट उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपना ध्यान कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। सो हम्बल। तो उनसे ये चीज तो इट वाज सो इम्प्रेसिव।
जी, तो ये जो फिल्म थी दरबार, इसमें आपका क्या रोल था? और जब आपके साथ इनकी शूटिंग होती थी रजनीकांत जी के साथ, तो शूटिंग से पहले, डायलॉग से पहले और डायलॉग के बाद किस तरह से आपकी बातचीत होती थी उनसे? इसमें नासिक जेल का एक जेलर का एक किरदार था, जिसमें आकर के और वो एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट होता है वहां पर। वो अंदर जो क्रिमिनल होता है उसकी जगह एक डमी अंदर फिट किया हुआ होता है, उसको वो मार देते हैं, तो फिर असली क्रिमिनल को लाना पड़ता है। तो वो तो इस फिल्म में आप देख सकते हैं। लेकिन उनसे मैंने सोचा कि मैं बाउंस हूँ, तो मैंने पूछा, स्टाफ से पहले पूछना जरूरी है क्योंकि ऑफेंडिंग हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको आप नमस्कार कीजिए, हेलो कीजिए, हाय कीजिए। हाँ। तो आप जैसे उनको आप जिस तरह से उनके सामने जाएंगे उसी तरह से वो आपको हाय हेलो करेंगे, तो आपको हाय हेलो से वो विश करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड मानते हैं। जी बिल्कुल। तो ही वॉज वेरी कंफर्टेबल, फोटो खिंचवानी है, मतलब ही वॉज वेरी, सबके साथ में जो भी उनके करीब जो जा सकता था, हाँ। उसके साथ में वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह एकदम कंफर्टेबल उसको करके और काम करते थे। जी। अच्छा, इसमें जो डायलॉग थे, डायलॉग आपने हिंदी में बोल रहे थे आप, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो हिंदी इंडस्ट्री से एक्टर आते हैं साउथ की फिल्मों में, जिनको साउथ नहीं आती है, तो वो डायलॉग हिंदी में बोलते हैं, फिर बाद में डब करवा लिया जाता है। तो आपने इसमें क्या हिंदी में डायलॉग बोले थे, या फिर उस डायलॉग को आपने याद किया था साउथ के जो डायलॉग थे? हाँ, इसमें दो तीन तरह से काम होता है। हिंदी में कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं, स्पेशली तमिल भाषा ऐसी है कि उसको डब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तेलुगु में अगर भाषा में ही डायलॉग बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स इस तरह से कमाल करते हैं कि वो बोल देते हैं कि आप 1 से 10 नंबर तक बोल दीजिए, इमोशन बराबर बोल दीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो वो अब इसमें डब करेंगे उसको अपनी भाषा में, इमोशन अगर करेक्ट है तो मैच हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ज्यादातर फिल्मों में मेरे डायलॉग, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है, आई लव टू लर्न द डायलॉग याद करके, और जब परफॉर्मेंस की जाती है तो बेहतर होती है। तो एक डायलॉग बिल्ला 2 फिल्म का मेरे को आज भी याद है। पहली बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम, बहुत एक्साइटेड है। तमिल फिल्म थी जी। उसमें पुलिस ऑफिसर का एक किरदार था। मिनिस्टर प्रवीण कुमार पय्यन पब्लिक प्लेस ला अड़िचिरुक्कार, फर्दर एवन ஏதாவது பண்ணி நான் ஆக்ஷன் எடுத்தேன், உனக்கு ஆப்தா முடியும், அப்புறம் ஏன் மேல் பறக்கிறார்। बहुत इंटरेस्टिंग। हम चाहेंगे कि आप जी, बहुत बहुत जबरदस्त आपने डायलॉग बोला ये, लेकिन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप इसका थोड़ा मतलब ही बता दें, तो उसको और रिलेट कर लेंगे वो। हाँ, मतलब उसमें कि मिनिस्टर जो प्रवीण जी हैं, उनके लड़के ने सरेआम गुंडागर्दी की है, अगर दोबारा वो ऐसा करेगा तो मैं एक्शन लूंगा। अभी तो मैं छोड़ दिया है, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। हाँ। अच्छा, एक फिल्म थी आपकी जिसमें आपको एक ठाकुर के बेटे का रोल मिल रहा था, और उस वक्त आप बड़े यंग थे आप, और हम बोले हैं कि अभी भी आपने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा। आप बिल्कुल ही जबरदस्त आप दिख रहे हैं आप स्क्रीन में, मैं ये जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको। तो एक रोल मिल रहा था आपको ठाकुर के बेटे का, लेकिन आप बिल्कुल वो मेरी पहली फिल्म जो आप बता रहे हैं वो जी बिल्कुल। तो मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगा कि लेकिन आपने उस ठाकुर के बेटे के रोल को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके जो पापा का रोल था, मतलब जो ठाकुर का रोल था, जो 65 साल के उम्र का किरदार था, उसको आपने एक्सेप्ट किया। आखिर ऐसा क्यों? मैं जब आया था, देखिए मेरा बैकग्राउंड बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा है, और मेरा परिवार बड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली रही है, बहुत आध्यात्मिक माहौल था, और मैं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और उस दिशा में मैं बहुत ज्यादा था। फिर लेकिन क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा थी, और मैं समाचार वाचक बनना चाह रहा था एक बार, लेकिन फिर हेल्थ चैलेंजेस आ गए तो पिताजी ने बिजनेस शुरू कर दिया, और बाद में फिर ऐसा हुआ कि नहीं, मेरा अंदर का जो मैं लिखता भी था कि नहीं, एक बार फिल्म्स में करके और अपना नाम कमाने की इच्छा है, ताकि फिर समाज के लिए कुछ किया जाए, ऐसा एक मन होता था उस वक्त कि भाई अपना नाम हो तो अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं आप जी। तो जब मैं आया था तो मैं ये बोलता था सबको कि भाई मैं शराब और सिगरेट का ऐड नहीं करूंगा और रेप सीन नहीं करूंगा। तो वो जो ठाकुर के बेटे का रोल था, जो मैंने बताया पहली फिल्म में, मेरा जो मेरे को सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका मिला उनके सामने, परिवार को, पूरे फैमिली के सामने, और उन्होंने कहा कि हीरो के अलावा जो रोल बोलो वो आपका है, लेकिन इसमें जो ठाकुर के बेटे का रोल है विलेन का, वो आपके लिए परफेक्ट है।
और वो आप करें तो अच्छा, सही रहेगा, लेकिन उसमें इस रेप वक्त सीन, जब ये रोल आपको ऑफर किया गया उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त 28 साल। अच्छा, ठीक। फिर आपको ऑफर किया गया रोल, फिर आपने, हाँ, फिर क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि ये बेटे का रोल जो है ये परफेक्ट है आपके लिए। तो मैंने कहा सर मेरे साथ ये चैलेंज है और मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है भविष्य में मैं इतना मैच्योर हो जाऊं इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम बोलो सब्जेक्ट मैं सुनाता हूँ और आप जो बोलो वो रोल आपका। तो उन्होंने तो सोचा होगा कि कोई इंस्पेक्टर का या दूसरे और किरदार थे कि कोई करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि सर इसके जो बाप का रोल है, ठाकुर के बेटे का जो बता रहे, जो ठाकुर का किरदार है वो इससे भी पावरफुल है और वो मैं करना चाहता हूँ। 65 साल की उम्र थी ठाकुर की, लेकिन 65-70 साल की। तो एक सेकंड के लिए तो वो रुके, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ब्रिलियंट एक्टर हैं और मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे पे कायम। स्क्रिप्ट वगैरह बनाया गया, मैंने तैयारी भी उसी हिसाब से की। एक भी रीटेक पूरी फिल्म में मैंने नहीं दिया, मैंने पूरे डायलॉग सुनते, क्योंकि गुजराती फिल्म थी और मेरी पहली फिल्म थी, मैं जिस भाषा को नहीं जानता था उसकी थी। तो अगर आप अपना काम परफेक्ट करते हैं, तैयारी बराबर करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। तो फिर उसमें मेरा जो बेटे का रोल था वो आदि ईरानी साहब ने निभाया था, जो मेरे से लगभग 8 साल बड़े, और बढ़िया हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वाकई आपका जो एक आदर्श, जिस आदर्श पे आप खड़े हुए थे, उसी आदर्श के चलते आपने एक जवान कैरेक्टर था उसको आपने छोड़ दिया, बल्कि आपने 28 साल की उम्र में 65-70 साल के ठाकुर का रोल निभाया। वाकई बिल्कुल जबरदस्त, क्योंकि आप अरे लोग मजाक करते थे कि यार आप कैसे इंसान हो, कैसे एक्टर हो। लोग तो कहते हैं रेप सीन मिलेगा तो हमको तो बहुत बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मना करते हो जी। बट वो आदमी जिस बैकग्राउंड से आता है, जो हमारा माइंड सेट होता है ना सर, बिल्कुल, हम उसके एक तरह से हम अधीन रहते हैं। नहीं, और बहुत अच्छी बात है, मैं हमारा इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि एक जो एक आदर्श आपने, जिसको आप लेकर चल रहे थे, विवेकानंद जी का फॉलो करते हैं आप, तो उस आदर्श का आपने पालन किया, और उसमें अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और सबकी अपनी मर्जी है कि वो क्या रोल चूज करे, और आपने अपने हिसाब से उस रोल को चूज किया आपने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और एक वाकया हुआ था आपके साथ। एक फिल्म में तो आप मनीषा कोइराला, जो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनके आप पति बने थे, और उसके बाद एक फिल्म आपने और की, उसमें आप उनके बाप बने थे, आप पिताजी बने थे। तो आखिर ये हाँ, मैनेज कैसे किया, एक फिल्म में आप उनके हस्बैंड और एक फिल्म में उनके पिताजी आप? हाँ, ये एक संयोग ऐसा रहा कि मेरे एक बहुत ही अच्छे वेल विशर हैं, एड फिल्म मेकर है मिस्टर रूप दत्ता। उन्होंने मुझे भेजा कि वहाँ कास्टिंग चल रही है, देखो। मैं गया और मुझे कास्ट कर लिया गया, और मुझे सेट पे जाने के बाद पता लगा कि मैं मनीषा जी के हस्बैंड का रोल अदा कर रहा हूँ, और उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म थी पैसा वसूल। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। और वो फिल्म एक्चुअली उसमें सुष्मिता सेन भी थी, और सक्सेसफुल नहीं हो पाई, अटक भी गई थी वो फिल्म। बट उसमें मैंने उनके हस्बैंड का किरदार निभाया। उसके बाद एक पॉलिटिकल एम्बिशन वाले एक प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने एक फिल्म बनाई, उन्होंने अपने एरिया में ही रिलीज करी वो एक्चुअली, और बाद में वो चुनाव भी, मतलब सांसद भी बने। तो उसकी डिटेल्स मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो फिल्म बनाई उसमें मनीषा कोइराला हीरोइन थी, और उसमें जो सिचुएशंस थी इस तरह की थी कि मैंने उनके मुस्लिम किरदार था, उनके पिता का रोल किया, और फिर उनका मर्डर करना पड़ता है मुझे, मतलब बेटी का मर्डर करता है बाप। तो वो सीन भी हुआ। तो बड़ा फनी वो रहा, मैंने याद दिलाया उनको। अच्छा, ये हमें बताएं, आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप ज्यादा कंफर्ट किस में थे, उनके पति बनने में या उनके पिता बनने में? देखिए, जो रोल रहता है ना, ये चीज ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर भी थी और होनी चाहिए हर एक्टर में, कि जो किरदार आपको मिल गया उसके बाद आप अपने किरदार में रहें जी। तो मैं जब एक बार जब एक एक्टर उस किरदार को पकड़ के और जब सेट पे आता है, तो उसके बाद कौन एक्टर वो एक्टर है, वो सब निकल जाता है दिमाग से। बस वो रिलेशनशिप ध्यान रहता है, आपको अपना किरदार ध्यान रहता है, और कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे ना तो उसमें दिक्कत आई थी, ना इसमें मुझे कुछ चैलेंज आया था, दोनों में बराबर काम हुआ, बढ़िया। और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो यंग लोग देख रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग की फील्ड में, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने जो 2 लाइन में एक बहुत गहरी बात बोली आपने। अच्छा, एक फिल्म, आपने तो वैसे तमाम बहुत सारी फिल्में की हैं, 100 से ज़्यादा फिल्म की आपने। एक हमारा हम लोग भी दिखा रहे हैं फोटो के माध्यम से, जिसमें आप अमिताभ बच्चन के साथ हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में हैं। तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताएं, आपकी कैसा एक्सपीरियंस था आपका अमित जी के साथ काम करने का?
हाँ, ये राजकुमार संतोषी साहब ने डायरेक्ट की थी, फैमिली फिल्म थी। और एक फिल्म और भी की थी मैंने, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लेकिन उसमें अमिताभ सर के साथ मेरा काम नहीं था। हाँ। तो फैमिली फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला। और उनका व्यक्तित्व, देखिए हर व्यक्ति के दिमाग में एक ऑरा तो रहता ही है, और वो बहुत रिजर्व टाइप के व्यक्ति हैं बच्चन साहब भी। वैसे उनका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है, 11 अक्टूबर। अरे वाह, क्या तो बात आई है। शेयर अच्छा, 11 अक्टूबर आने वाला है, तो मैं पहले से ही आपको स्वदेश न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मैं पहले से शुभकामनाएं आपको दे देता हूँ, क्योंकि बस आने वाला है कुछ दिन के बाद। जी बिल्कुल, आने वाला है बिल्कुल। और अशोक अशोक कुमार बेनीवाल में ये लगता है, लेकिन वैसे अशोक बेनीवाल, अमिताभ बच्चन साहब ए बी होता है बिल्कुल। तो वो 3 चेयर्स, हाँ इनका देखा मैंने कि वो एक प्लास्टिक की चेयर पे दूसरी और तीसरी, और उनको टेप कर दिया जाता है ताकि उनके हाइट के हिसाब से उनको बैठने में दिक्कत ना रहे। और वो अपने उसमें रहते हैं। उनको मैंने विजिट किया तो वो उसमें अपने में थे, तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा, मैं भी बहुत ज्यादा रिजर्व टाइप का ही रहता था उस वक्त तक तो, लेकिन अभी तो मैं फिर भी थोड़ा और बात कर लेता हूँ। तो केवल कैरेक्टर हमने निभाया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने सारे, देखिए को एक्टर को अगर क्यू देने के लिए, मान लीजिए मेरा शॉट है और को एक्टर सामने मुझे हेल्प करने के लिए रहता है, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। बच्चन साहब तो देखो एक्टिंग के मामले में इज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने, उनके साथ का अनुभव बहुत जबरदस्त रहा, बहुत आनंद आया जी। और ये मैं मतलब बोल सकता हूँ, उसके बाद तो फिर मेरा काम भी थोड़ा रुक गया था किसी वजह से, और मुझे मौका मिला सुपरस्टार बच्चन साहब के साथ भी और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत साहब के साथ भी, तो आई फील लकी। डेफिनेटली। लेकिन ये आपकी मेहनत ही है, और इसी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, और अब तो आप खुद स्टार हो गए हैं आप। जी। अच्छा, चलिए शुक्रिया, आपने बोला तो डेफिनेटली अब स्टार हो ही जाने वाले हैं। आपके मुंह से निकला है तो 4 फिल्में रिलीज पर हैं। बिल्कुल। और जी। अच्छा, अशोक कुमार बेनीवाल जी, आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया कि बड़ा दुखद वो घटना रही, केदारनाथ की बाढ़ में आपने अपने माता पिता और बहन को खो दिया था। उसके बाद आप काफ़ी लंबे समय तक आप फिल्म से भी दूर थे, तो ये वक्त बड़ा ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और फिर कैसे आप इस दौर से आप निकले बाहर? ये तो एक ईश्वर की जो भी इच्छा थी, बहुत बड़ा हादसा था और बहुत सारे परिवार उसमें तबाह हो गए थे। पता ही नहीं लगा। कुल 11 लोग लापता हुए थे। जो ग्रुप था उसमें 9 लोग रिश्तेदार थे, 2 मिलने वाले थे हमारे, और मेरे माता पिता और बड़ी बहन। तो उसके बाद में पूरा काम तो रुक ही गया, मैं यहाँ था नहीं। तो हम लोग जो भी बचे हुए थे परिवार के मेंबर्स, वो एक साथ ही थे काफी टाइम तक। और फिर एक रिश्तेदार ने थोड़ा प्रॉपर्टी में भी किया, आर्थिक संकट भी आ गया उनकी वजह से, उन्होंने बहुत पैसे की डिमांड कर दी। तो ये सब बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन फिर एक बार काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है इंसान की। ऐसा भी हो गया था कि क्या करना है, क्यों करना है, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर वो हुआ कि चलो ठीक है, अब कुछ करना तो है ही। आदमी जब थोड़ा वक्त बीतता है तो फिर ये आता है कि अभी कुछ शुरू करो, सब लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो देन आई स्टार्ट, मैंने कहा जो मैं जानता हूँ, जो काम करने के लिए मैंने इतना बड़ा त्याग और तपस्या की है, फिर वही करूंगा। तो मैंने वापस शुरू किया, लेकिन फिर थोड़ा चैलेंजेज आए, क्योंकि एक बार आप अपनी जगह से हट जाते हैं तो नए लोग आ जाते हैं। फिर सिस्टम भी चेंज हो गया था, कास्टिंग डायरेक्टर्स का सिस्टम यहाँ पर आ गया था जी। और मुझे काफी समय तक काम नहीं दिया गया। मैं मिला सबसे, जिन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ में मैंने काम किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट इन कास्टिंग डायरेक्टर से हो गया, आप उनसे मिलो जाके। उनसे मिले, वो तो हमको जानते ही थे, लेकिन उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी, मैं उनको किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ। वो नए चेहरे को लॉन्च करके और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते होंगे, या जो भी सिचुएशन थी, तो हमको काम नहीं मिला। तो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने बहुत सीखा था और यही काम किया था इतने वर्षों तक, तो मैं इसमें महारत थी और थिएटर में हम सीखते सिखाते थे। तो मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया और लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की। अचानक जब मैंने देखा कि कुछ स्कूल जूम पे क्लासेस कर रहे थे, तो एकदम से मुझे आइडिया है कि ये जो अभिनय हम करते हैं, कैमरे के सामने करते हैं, और अगर कैमरे पे अगर किसी को सिखाया जाए, तो फिल्म्स और टीवी के लिए इससे बढ़िया माध्यम सीखने का हो ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छे से नॉलेज है कैमरा एक्टिंग का, तो बहुत सक्सेसफुल हुआ मेरा। 1 साल में मैंने लगभग 300 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। बहुत बढ़िया। और अभी और फिर अभी एक्टिंग का काम भी चालू हो गया है, तो ट्रेनिंग का भी थोड़ा सा देखेंगे कैसे होता है। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा वो, और जिन्होंने भी, जो भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जो एक्टर्स हैं, अभी उसमें से कुछ लोगों को काम भी मिल रहा है जी।
तो इस तरह से आगे बढ़ा और अब 4 फिल्में हैं जो रिलीज पर हैं। बिल्कुल 4 फिल्में रिलीज पर हैं और इसी एक फिल्म में से एक शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था आपके साथ। कश्मीर में आप शूट कर रहे थे और एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का आप गेटअप में थे, उसके किरदार में थे और आप बिना मेकअप उतारे आप मार्केट में चले गए थे। आप उसके बाद फिर कुछ लोग डर गए, सहम गए। तो हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ कि आप बिना मेकअप उतारे आप क्यों चले गए मार्केट में? और फिर मैंने आप वो जी, ऐसा भी पता चला था कि आप लोग बिल्कुल आर्मी की सुरक्षा के बीच में आप शूटिंग करते थे। तो जरा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और मार्केट में फिर क्या हुआ उस गेटअप में, फिर ये भी बताएं आप। जी जी जी, तो ये 3-4 साल पहले ये शूट हुआ था, तो उस वक्त कश्मीर की स्थिति अलग थी जो आज की स्थिति है। जी। वहां पे कर्फ्यू था उस वक्त। हम्म। और मेरे मित्र हैं रवि कुमार जी, तो उनकी ये फिल्म है और उसमें मेन विलेन का किरदार उन्होंने मुझे, मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने दिया। आई वाज रियली ग्रेटफुल। लेकिन कश्मीर में शूटिंग थी तो बहुत सारे एक्टर्स तो हाँ भरने के बाद फ्लाइट में बैठने से भी डर गए और इसकी वजह से थोड़ा बजट उसका बढ़ गया था, तो फिल्म को टाइम लग गया। अब तैयार है, फिल्म रिलीज है बस 1 महीने में। तो मैं जब पहुंचा तो पता लगा कि मेरा बैग जो है फ्लाइट वालों की गलती से एक पूरी की पूरी ट्रॉली छूट गई यहाँ पे पहुंचे। तो वहां पे अक्टूबर में शूट था तो थोड़ी ठंड थी, तो इन्होंने बोला कि अब तो बैग तो कल ही आ पाएगा सर, हम आपके होटल पहुंचा देंगे। हाँ। तो मैं सीधा, मुझे शूटिंग पे ले जाया गया। वहाँ पे रोज गार्डन, फिल्म का नाम भी रोज गार्डन है और रोज गार्डन है वहाँ पे श्रीनगर में, उसी में वहीं पे ही शूटिंग थी। तो पूरा पुलिस प्रोटेक्शन में और आर्मी प्रोटेक्शन में शूट चल रहा था। मुझे फटाफट ड्रेसअप किया गया, तो जैकेट और वो सब आया, तो थोड़ा सा मुझे ठंड लग रही थी, तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि चलो इसको बाहर हूँ तो ठंड से बचाव हो रहा है। तो एक शॉट मेरा हुआ, क्योंकि 4 बजे हम पहुंचे थे, 6 बजे पैकअप हो गया। हाँ। अच्छा, मेरी कुछ दवाई मुझे चल रही थी उस वक्त, हाँ। एलर्जी की प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो मैंने उससे, टैक्सी वाले से पूछा था, उसने कहा सर होटल के पास ही मेडिकल है, तो रास्ते में लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। अब पैकअप के बाद हम एज इट इज ही, क्योंकि ठंड लग रही थी तो मेकअप उतारा नहीं, तो होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के मैंने रिसेप्शन वाले से पूछा, भैया मेरे को दवाई लेनी है, तो यहाँ पे कहाँ दुकान है? अरे जल्दी जाइए, दुकान बंद हो जाएगी 7 बजे। तब तक 6:35 हो चुके थे होटल पहुंचने में। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं निकल गया, क्योंकि मैं तो गेटअप पे था। वो ध्यान, वो अचानक हुआ ना। मैं निकल गया, तो अब वो गेटअप इस तरह का था कि काफी लोगों ने शायद वो तस्वीरें देखी हुई होंगी। और कुछ लोग सहम रहे थे, कुछ लोग सलाम कर रहे थे। क्या है? तो देन आई रियलाइज कि तो मैं फटाफट, मैंने भी अपने आप को थोड़ा छुपा के कर कुरा के लेके, मैं मेरा दवा लेके वापस पहुंचा जब तक। तो मेरे जो डायरेक्टर मित्र हैं वो तो इतना टेंशन में हो चुके थे। अल्लाह, तुम कहाँ चले गए थे? क्या बोले? आप जाना उठिए यार, एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। तो देन आई रियलाइज, मैंने कहा दवाई के लिए चला गया था। इन्होंने, होटल वालों ने बोला। अच्छा, होटल वाले ने देखा कि मैं लोकल हूँ कोई, गेटअप में देखा ना। जी जी। तो उसको ये लगा होगा, पता नहीं क्या हुआ, वो सिचुएशन ऐसी बन गई। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे तो सब सलाम कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था बाहर। तो एक बार तो हंसा डायरेक्टर साहब, हमारे मित्र। हंसने के बाद में फिर सीरियस हो गया। तो ये तो हंस रहे थे, लेकिन तुम्हें आर्मी वाले देख लेते तो हो सकता है तुम्हें शूट कर देते। मैंने कहा इंटरेस्टिंग चीजें कभी-कभी ऐसी होती है। वेरी वेरी टेरिबल और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। बिल्कुल, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर वो जो टेरिबल इंसिडेंट होता है वो कॉमेडी में बदल जाता है। जैसे बातचीत करते करते यहाँ पर हम उस पर जी बिल्कुल। अच्छा, हमने हिंदी के, अभी आपने जो कुछ डायलॉग बोले, ऐसा लगा कि हम हिंदी फिल्म के संवाद सुन रहे थे। हमने साउथ के संवाद सुन लिए, तो हमें कुछ, आपने बहुत सारी गुजराती फिल्में भी की आपने, तो हम चाहेंगे एक आध कोई डायलॉग आप गुजराती फिल्म का भी हमें सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। गुजराती फिल्म का इसका नर्मदा का ही शायद डायलॉग याद है कि नहीं मुझे जी। ये बदामनी छोकरी मारा, एक मिनट, मारा દીકરાને સજા કરવા માંગે છે, એનો પરિણામ સારું નહીં આવે, સમજી? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ी सी हमारी एक, कहते ना कि एक एक्साइटमेंट बढ़ गई, इच्छा और बढ़ गई है। अब बहुत सारे आपको हिंदी के डायलॉग तो आपको याद होंगे, तो अगर हम चाहेंगे कि वो हिंदी के डायलॉग अगर आप उसको गुजराती में सुनाएं तो और अच्छा लगेगा, कुछ एक नया इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो भी आपके मन पसंद है। गुजराती में मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। एक अजय देवगन साहब के साथ की एक फिल्म है कयामत, उसका एक डायलॉग बहुत ही पॉपुलर हुआ था जी। तो उसमें जेलर का किरदार है। चलो इसको, आपने एक नया एक्सपेरिमेंट बताया तो इसको कोशिश करता हूँ।
वो जेल में बंद है अजय जी। देवगन, और मैं आता हूँ, क्या डायलॉग है, एल्फिंस्टन जेल छे પાછલા 150 સાલમાં અહીંયાથી કોઈ भी कैदी भागी नहीं सके। नहीं बहुत बढ़िया। ट्रांसलेशन करने में बड़ा नहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही नहीं है। नहीं लेकिन हाँ जी बिल्कुल। તમારી આંખામાં મને બગાવત નજર જોવે છે, બગાવત જોવામાં આવે છે, તમારી આંખામાં મને બગાવત જોવાને આવે છે, અહીંયાથી ભાગવાની કોશિશ નથી કરતા, નહીં તો પાણી में डूबी जशो। क्या नहीं बहुत Something इंटरेस्टिंग, like that। मतलब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं, आपने कितनी भाषा में आपने काम किया और कितनी बखूबी से आप एक्टिंग करते हैं। और तो गुजराती मुझे आती नहीं है जी, ज्यादा, और लेकिन मैं तो गुजराती बोलूंगा कि अब आप जब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, जैसे आप बता चुके हैं आप एक्टिंग सिखाते भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि बस आपके पास अब आपके फोन नंबर पे फोन आने वाले हैं कि सर हम भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि दमदार एक्टिंग करते हैं आप, उसमें कोई शक नहीं नहीं है। नहीं, आप जी आपके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो हैं बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी नेचुरल। अभिनय देखो, अच्छा एक्टर वो है जो एक्टिंग नहीं करता। जी बिल्कुल। बॉटम लाइन तो एक्टिंग नहीं करता तो क्या करता है, वो नेचुरल रहता है, जिस किरदार को दिया गया उस किरदार को वो जी। पकड़ ले और उसमें नेचुरल वो रह जाए। बिल्कुल। आप तो बहुत ही जी नेचुरल हैं। और जी अशोक जी समय थोड़ा सा कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते लंबी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकालकर हमसे बातचीत किया। तो आज बातें सितारों की में हम रूबरू हुए अभिनेता अशोक कुमार बेनीवाल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।